ओके जी। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, अस्सलाम वालेकुम जी सबको। और आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आप लोगों का जो एमपीटी हुआ है अभी रिसेंटली, आई होप कि आप सबका बहुत अच्छा हुआ होगा। एंड माय नेम इज़ मोमिना मोमिना मोइन। एंड मैं पढ़ाती हूँ जी पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी पढ़ाती हूँ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ। And as far as my educational background is concerned, I have done my MS in public policy और मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है स्कोप के साथ एसोसिएटेड हूँ और ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे ये जो करंट फेज चल रहा है हमारी पॉलिटिक्स का और हमारे नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल जो हमारी डेवलपमेंट्स हैं उनका, उससे काफ़ी रेलेवेंट है। एंड आई होप कि ये टॉपिक जो है जब हम इसको कवर कर लेंगे तो ये आपको बड़ा हेल्पफुल होगा, ना सिर्फ आपके पब्लिक ये पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर के लिए, आपके एसए के पेपर के लिए भी, आपके पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के लिए भी, आपके करंट अफेयर्स के पेपर के लिए भी, और आपका पब्लिक पॉलिसी के पेपर के लिए भी, एज वेल एज योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर। तो ये जो है एक हमारा बड़ा एक आप कह लें कॉम्प्रिहेंसिवली हम इस टॉपिक को देखेंगे कि ये जो भी रीसेंट रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जो कि हर साल आती है और वो रैंकिंग वाइज जो है वो कंट्रीज को रैंक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन ऑफ करप्शन, कि इस कंट्री में, इस रीजन में करप्शन की क्या एक्सटेंट है, करप्शन की क्या नेचर है और करप्शन की क्या फ्रीक्वेंसी है, उसकी बेसिस पर वो कंट्रीज को रैंक करते हैं। और फिर उस रैंकिंग का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन योर नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल पॉलिसीज, उसको भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे इसको कि सबसे पहली चीज तो हम देखेंगे कि गवर्नेंस इंडिकेटर्स होते क्या हैं, व्हाट आर गवर्नेंस इंडिकेटर्स एंड व्हाई आर गवर्नेंस इंडिकेटर्स इम्पोर्टेंट एंड हु इवैल्यूएट्स द गवर्नेंस। ठीक है जी, ये सारे सवाल हम इनको स्टेप बाय स्टेप इनको कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि करप्शन क्या होती है, करप्शन की टाइप्स क्या होती हैं, राइट, करप्शन के इम्पैक्ट क्या होता है और हमारे मुल्क में ये इम्पैक्ट हमें किस हद तक नजर आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए, और इसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे क्या क्रिटिसिज्म होता है, क्या क्रिटिसिज्म किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स पर, वो किस हद तक हम ये कह सकते हैं कि जी वैल्यूएबल होती हैं। ठीक है जी। इसके एंड पे हम देखेंगे कि क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या हमारे पास ऐसे हम मेजर्स ले सकते हैं जिसके थ्रू हम करप्शन को कंटेन कर सकें, करप्शन को प्रिवेंट कर सकें, अपने मुल्क को करप्शन से आज़ाद कर सकें। ठीक है जी। सो ये हमारा एक छोटा सा रोड मैप था। एंड अब मैं आपके साथ कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगी ताकि आप लोगों के लिए जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाए और आप उसको नोट डाउन भी कर सकें। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू हैव अ पेपर एंड अ पेन इन योर हैंड ताकि आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकें, बिकॉज व्हेन यू आर लिसनिंग तो चीज़ें समझ आ रही होती हैं, लग रहा होता है कि ये चीज़ें जो हैं याद रह जाएंगी, बट इवेंचुअली चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है जी। तो अपने पास कलम कागज़ रख लीजिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर करती हूँ और हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब्दुल बासित को वॉइस का इशू हो रहा है जी, बाकी सबको भी हो रहा है इशू कि सिर्फ आपका प्रॉब्लम है जी? सबको आवाज़ क्लियर है मेरी? ठीक है जी। अगर बाकियों को क्लियर है तो इट मीन्स कि अब्दुल बासित शायद आपके अपने इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होता तो प्रॉब्ली सबको
प्रॉब्लम आती तो आप प्लीज़ अपना कनेक्शन जो है वो देख लीजिए कि वो ठीक है या नहीं। राइट जी, अब मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर करती हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। ऑलराइट जी, सबको स्क्रीन विजिबल है? हम देखते हैं कि गवर्नेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो गवर्नेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो बेसिकली आप इस लफ्ज से थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? जो किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, किसी चीज़ को शो करता है, राइट? तो इंडिकेटर, गवर्नेंस इंडिकेटर मीन्स कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनकी बेसिस पर आप क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को मेजर करते हैं, जिनकी बेसिस पर आप इस चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं कि इस जगह पर गवर्नेंस की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि गवर्नेंस की क्वालिटी जो है उसको बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। आईएमएफ की एक रिपोर्ट है 2003 की, जिसमें उन्होंने कोई 93 कंट्रीज पर ये एक स्टडी अपनी कंडक्ट की और उसके थ्रू उन्होंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया बिटवीन द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड बिटवीन द प्रोग्रेस एंड पेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने इस फैक्ट को इस्टेब्लिश किया अपनी इस स्टडी के थ्रू कि जिन कंट्रीज में आपकी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस अच्छी होगी, उन्हीं कंट्रीज में, उन्हीं रीजन्स में आपकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, आपकी डेवलपमेंट बेहतर होगी, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Recording in progress. So this was established through this study and through various other studies कि आपकी जितनी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस बेहतर होगी, उतना ही आपके मुल्क में डेवलपमेंट जो है वो बेहतर होगी, आपकी प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, आपकी पेस ऑफ डेवलपमेंट बेहतर होगी। ठीक है जी। फिर अगली चीज़ क्या है कि क्यों मेजर किया जाए क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को? क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? वाई शुड द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस बी मेजर्ड? तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को मेजर करने के लिए। सबसे पहले तो आपके जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, जो आपने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स करने होते हैं, आपने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कोई इकोनॉमिकल एग्रीमेंट्स करने होते हैं, फाइनेंशियल कोई प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करना होते हैं, या फिर कोई कल्चरल एग्रीमेंट्स, आपके कोई स्पोर्ट रेलेवेंट कोई एग्रीमेंट हो सकता है। आपको याद होगा आज से कुछ अरसा पहले, अभी चंद महीनों पुरानी बात है, आपके मुल्क में एक क्रिकेट टीम ने आना था, राइट? उस क्रिकेट टीम, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने आना था और उन्होंने एट द 11th आवर मना कर दिया आने से। क्यों मना कर दिया? कि सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। सो दीज काइंड ऑफ डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। आपके मुल्क की क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस जितनी बेहतर होगी, उतना ही जो दूसरे मुल्क हैं, जो दूसरे इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, या जो दूसरे आपकी कोई ऐसी एजेंसीज हैं, उनके लिए इस तरह के डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। फॉर इंस्टेंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो किसी भी मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तभी बूम कर सकती है, तभी बूस्ट कर सकती है जब उस जगह की क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस बेहतर होगी। By बिकॉज continuing क्वालिटी ऑफ the meeting गवर्नेंस you are के जो हम आगे अभी incenting to be गवर्नेंस recorded. इंडिकेटर्स देखेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी आ The जाती है account उसमें, owner and इंस्टेबिलिटी। ठीक host है जी। can उसमें watch आपकी Zoom cloud recordings लोगों की क्या and any पार्टिसिपेशन person with होती है, क्या permission लोग अपनी can record सिविल it like लिबर्टीज़ को local इंजॉय कर times. रहे हैं या नहीं These कर रहे, individuals can आपके share मुल्क में करप्शन content कितनी हो रही है, to ये be तमाम in चीज़ें meeting आपके गवर्नेंस इंडिकेटर्स में आ to be जाते हैं। recorded.
सो जब एक कंट्री को पता होगा कि इस मुल्क में ये पॉलिटिकली भी स्टेबल है, ये इकोनॉमिकली भी स्टेबल है, इस मुल्क में क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस अच्छी Your है, name, रूल ऑफ लॉ Mumtaz. होता है, सिविल लिबर्टीज लोगों को दी जाती हैं, then it will be easier for people Okay, so to confirm. invest in your country. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसान हो जाती है जब लोगों को, जब इन्वेस्टर्स को, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनीज हैं, वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, उनको इस चीज़ का आइडिया हो कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गवर्नेंस इन योर कंट्री। फिर अगली चीज़ क्या है कि जी हु इवैल्यूएट्स द गवर्नेंस, गवर्नेंस को इवैल्यूएट कौन करता है। सो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्टर्स आ जाते हैं जो कि गवर्नेंस के प्रोसेस, गवर्नेंस की क्वालिटी को इवैल्यूएट करते हैं। उसमें आपके एकेडमिक्स भी, एकेडमिक जो आपकी फील्ड है, एकेडेमिया पर्सनल्स भी आ जाते हैं। वो क्यों इस चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं? अपनी रिसर्च पर्पस के लिए, राइट, फॉर द सेक ऑफ रिसर्च। वो इस चीज़ को देखते हैं कि किसी जगह की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस क्या है। अगर उन्हें कोई कंपैरेटिव एनालिसिस की कोई स्टडी बेस ले करनी है, उसके लिए वो इस तरह की स्टडीज़ को कंडक्ट करते हैं। फिर आपके जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, नेशनल पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो भी गवर्नेंस को इवैल्यूएट करते हैं ताकि वो अपने नेशनल डिसीजंस ले सकें, नेशनल और इंटरनेशनल डिसीजंस ले सकें, कीपिंग इन माइंड द गवर्नेंस कंडीशन ऑफ देयर कंट्री एंड द गवर्नेंस कंडीशन ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो आपकी डोनर एजेंसीज होती हैं, जैसे कि आईएमएफ है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये तमाम आपकी ऐसी डोनर एजेंसीज हैं जो एक क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को मेजर करती हैं, उसको इवैल्यूएट करती हैं इन ऑर्डर टू मेक देयर लेंडिंग डिसीजंस, कि उन्होंने किस तरह से कर्जे देने हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है जी। तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये इस बेस पर किए जाते हैं। डोनर एजेंसीज से पहले जी मैंने एकेडेमिया पर्सनल्स और नेशनल पॉलिसी मेकर्स की बात की थी। ठीक है जी। तो ये आपके ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कि गवर्नेंस को इवैल्यूएट करते हैं, और फिर ये जो आप गवर्नेंस को इवैल्यूएट करके जो आप रिसर्च जनरेट करते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये जो रिपोर्ट आई है, इन्होंने गवर्नेंस के एक इंडिकेटर को ही इवैल्यूएट किया है ना। करप्शन जो है इट इज एन इंडिकेटर ऑफ गवर्नेंस। सो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक गवर्नेंस इंडिकेटर को इवैल्यूएट किया है कि पाकिस्तान, depending upon the frequency and the extent of the corruption in Pakistan, पाकिस्तान किस पॉइंट पे लाई करता है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है जी। तो ये जो है इस तरह की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डोनर एजेंसीज हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके जो एकेडेमिया पर्सनल्स हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, और फिर इन टर्न ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हेल्प करती हैं, ये असिस्ट करती हैं पॉलिसी मेकर्स को इन फॉर्मुलेटिंग देयर डिसीजंस। ठीक है जी। यहाँ तक सबको क्लियर हुई है बात? आईएमएफ की स्टडी का रेफरेंस दिया था जी। ओके। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि गवर्नेंस इंडिकेटर्स कौन से हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके जो वर्ल्ड बैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक सेट ऑफ एग्रीगेटेड इंडिकेटर्स दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड इंडिकेटर्स, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। ये एक आप कह लीजिए कि उन्होंने 6 इंडिकेटर्स का आपको एक सेट दे दिया है। इसके थ्रू आपने, ये आप कह लें कि आपके लिए एक यार्ड स्टिक है, दिस इज़ अ यार्ड स्टिक। ठीक है जी, जिसके थ्रू आप मेजर करेंगे गवर्नेंस के क्वालिटी को, कि इस पर्टिकुलर कंट्री में गवर्नेंस कैसी है, डिपेंडिंग अपॉन दीज 6 फैक्टर्स। अब ये 6 फैक्टर्स क्या हैं, इनको हम एक एक करके
देखते हैं जी। सबसे पहले वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तो सिंपल सी बात है कि आपके मुल्क में अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स कैसे हैं, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग है या नहीं है। ठीक है जी, कि आपके जो इदारे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कैरिंग आउट अकाउंटेबिलिटी, क्या वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नैब में अभी रिसेंटली हमने देखा कुछ रिफॉर्म्स आए, बट क्या आपको ये लगता है कि वो जो रिफॉर्म्स लाए गए, जो चेंजेस लाए गए नैब के इदारे में, क्या वो एक इफेक्टिवली उन्होंने कोई रोल प्ले किया है करप्शन को प्रिवेंट करने में, या फिर वो रिफॉर्म्स जो हैं दे वर मेयरली एन आई वॉश। ठीक है जी, उसमें आप ये कह लीजिए कि उन रिफॉर्म्स में ज़्यादा तो आपकी नैब की जो जुरिस्डिक्शन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, एंड उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है चेयरमैन के पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए। सो इट इज़ मेयरली एन आई वॉश। आपके मुल्क में अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथेंड नहीं है। जो अमीर लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स हैं, मे दे बी पॉलिटिकल एक्टर्स या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर के इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स, दे नो that they can get away with whatever crimes they are committing. वो जितनी भी करप्शन कर लें, they know that they can get away with these crimes. So it means कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो स्ट्रेंथेंड नहीं है। इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आंसरेबिलिटी और एक कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है जी, आंसरेबिलिटी मीन्स दैट इफ यू आर अ पब्लिक ऑफिशियल और इवन इफ यू आर अ प्राइवेट ऑफिशियल, you know that you are going to be held answerable for your actions। आपको पता हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर आप कोई एक्शन लेंगे विच इज़ इलीगल, विच इज़ नॉट परमिसिबल, तो आपको उसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कॉन्सिक्वेंसेस। जवाबदेह होना एक चीज़ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना इज अनदर थिंग। What do you mean by consequences? कि उसका कोई अंजाम आपको नजर आएगा। अगर आपको ये पता हो कि जी मैं करप्शन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड आई विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच, तो फिर आपके लिए क्राइम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आपको पता हो कि जी सजाएं तो हमारे मुल्क में बहुत सारी है ना, बहुत सारी लॉज हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं कि जी इतना फाइन होगा, इतना इतने अरसे के लिए आपको आपकी जो जॉब है उससे निकाल दिया जाएगा, या फिर आपको इतने साल इम्प्रिजनमेंट होगी। लेकिन क्या उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन है, क्या उसकी कोई इन्फोर्समेंट है? इट मीन्स के कॉन्सिक्वेंसेस तो कोई नहीं है। यू डोंट हैव टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस इन इफ यू आर कमिटिंग एन एक्ट ऑफ करप्शन। सो अकाउंटेबिलिटी, आपके मुल्क में अकाउंटेबिलिटी कैसी है? वॉइस, वॉइस का क्या मतलब होता है? आवाज। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि लोगों के पास क्या उनकी उनके पास उनको सिविल लिबर्टीज दी जाती हैं, क्या उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो अपनी वॉइस रेज कर सकें, वो अपने जो कंसर्न्स हैं उनको कन्वे कर सकें टू हायर अथॉरिटीज। या फिर फॉर इंस्टेंस आपने कोई करप्शन रिपोर्ट करनी है, चाहे आप उस इदारे का हिस्सा हैं, तो क्या आपको इतनी अ, जो फ्रीडम है वो दी जाती है, या आपको कोई लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है इन सच केसेस? सो एक चीज़ ये हो गई। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हैं, इट मीन्स के गवर्नेंस में मसाइल हैं। जैसे कि अब ये हमारी रिसेंटली एक तीसरी पीसफुल ट्रांजिशन होगी, उससे पहले तो हमारी किसी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा ही नहीं किया। हमें पता ही नहीं होता था कि कब हमारे मुल्क में एक मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाएगी, कब इमरजेंसी, कब कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, राइट? सो पॉलिटिकली
अनस्टेबल है, अभी भी अनस्टेबल है, राइट। एंड वॉयलेंस, क्या आपके मुल्क में वॉयलेंस की क्या रेशियो है, वॉयलेंट एक्ट्स कितने होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, सिविलियन हैं, राइट। फिर गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है? गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस मीन्स कि गवर्नमेंट अपने मकासद को पूरा कर पा रही है या नहीं। क्या गवर्नमेंट इफेक्टिवली अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पा रही है या नहीं। क्या गवर्नमेंट इफेक्टिवली जो प्रोजेक्ट्स, लेट्स से कोई आपने गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, क्या उनको विद इन द टारगेटेड टाइम उनको अचीव कर पा रही है या नहीं। सो गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस बेसिकली मीन्स कि गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल है इन अचीविंग देयर डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक हो गया जी। फिर हम देखते हैं रेगुलेटरी बर्डन। रेगुलेटरी बर्डन क्या होता है कि आपका जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, या अगर आप किसी अपने इदारे की बात करते हैं तो उस इदारे को, उसके टास्क को, उसके फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए जो आपको कॉस्ट आपको रिक्वायर होती है, दैट इज योर रेगुलेटरी बर्डन, राइट। कि आपको अपने इदारे को रेगुलेट करने के लिए जो फंड्स रिक्वायर होते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो फंड्स रिक्वायर होते हैं। सो रेगुलेटरी बर्डन जितना ज्यादा होगा, क्या वो इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहा कि इस इदारे में करप्शन हो रही है, विच इज वाई इनका रेगुलेटरी बर्डन ज्यादा है। क्योंकि जो फंड्स दिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, वो तो किसी और की पॉकेट्स में जा रहे हैं। दे आर नॉट बीइंग spent on the administrative functions, which is why एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए आपको और फंड्स चाहिए। सो रेगुलेटरी बर्डन जितना ज्यादा होता है, वो इस चीज को इंडिकेट करता है दैट आपकी जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है वो उतनी अच्छी नहीं है। देन रूल ऑफ लॉ, आपके मुल्क में लॉज की पाबंदी कितनी है, आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो किस तरह से अपने फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं, आपकी पुलिस कैसी है, आपकी जुडिशरी कैसी है, क्या आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, क्या लोग लॉज के साथ अबाइड बाय करते हैं या नहीं। देन ग्राफ्ट, ग्राफ्ट जो है इट इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर करप्शन, लेकिन ग्राफ्ट जो है बेसिकली इट इज द करप्शन और द करप्ट प्रैक्टिसेस that are carried out by public officials or the people in power। ठीक है जी। जो आपके पॉलिटिकल पावर जिन लोगों के पास होती है, जो आपके इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, वो किस तरह से अपनी पावर को मिस यूज करते हैं अपने प्राइवेट गेन्स के लिए, दैट इज ग्राफ्ट। ठीक है जी। यहाँ तक हमने देखा कि गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं क्या। यहाँ तक सबको क्लियर है सब कुछ? हाउ इज इट अनस्टेबल नाउ? शाजिया ने पूछा कि जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि अभी भी हमारी डेमोक्रेसी या हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी स्टेबल नहीं है। तो शी इज आस्किंग कि हाउ इज इट अनस्टेबल नाउ। तो शाजिया, माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या आपको इस बात की श्योरिटी है कि आपकी ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, या फिर आपके मुल्क में अगली जो गवर्नमेंट है वो मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं होगी? आर यू श्योर अबाउट दिस? हम अभी तक उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंचे जहां हमें इस बारे में कोई कंफर्मिटी हो कि हमारे मुल्क में अब कोई मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं आएगी, हमारे मुल्क में मार्शल लॉ रिजीम नहीं आएगी, हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो अपना टेन्योर पूरा करेगी। ठीक है जी। रेगुलेटरी बर्डन मैंने बताया था, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है इन रनिंग योर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ओके जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जो है
उसके बेसिकली 8 प्रिंसिपल्स हाईलाइट किए हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है जी। लेकिन हमने उसमें से 3 यहाँ पर मेंशन किए हैं जो कि हमारे आज के टॉपिक के साथ एसोसिएटेड हैं। तो जो 3 प्रिंसिपल्स गुड गवर्नेंस के हम देखेंगे आज, वो है एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है जी। क्योंकि ये 3 चीजें होंगी तो करप्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये 3 चीजें नहीं होंगी तो आपका मुल्क आज 140 रैंकिंग पर आया है, अगले साल इससे ज़्यादा हो जाएगी रैंकिंग, उससे अगले साल इससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। तो इन 3 चीज़ों को हमें इंश्योर करना होगा, इन 3 प्रिंसिपल्स को हमें इंश्योर करना होगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट करप्शन। अब हम देखते हैं कि करप्शन क्या होती है, व्हाट इज करप्शन। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे कायदे आज़म की एक जो स्पीच उन्होंने दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें उन्होंने कहा वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज suffering. I do not say other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption. That really is a poison. We must put it down with an iron hand. ठीक है जी। कायदे आज़म ने भी अपना जो एक 11th अगस्त को, सॉरी 11th जुलाई को उनका एक ये स्पीच थी जिसमें उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि करप्शन जो है वो सबसे बड़ा मसला है इस रीजन का, इस सब कॉन्टिनेंट का, जिसको हमें हल करना होगा इन ऑर्डर टू इंश्योर डेवलपमेंट। जब तक आप करप्शन से आज़ाद नहीं होंगे आप डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते, बिकॉज जो फंड्स आप डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं वो तो वहाँ यूज़ ही नहीं हो रहे, डेवलपमेंट तो वहीं के वहीं स्टैटिक है। हाँ, कुछ लोग हैं जो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। फिर अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है जी करप्शन? करप्शन इज ऑपरेशनली डिफाइंड एज द अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन, ठीक है जी। आपको जो एक पावर दी गई है, बीइंग अ पब्लिक ऑफिशियल, बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टर, आपको एक पावर दी गई है ना जो कि इंटरेस्टेड है, एक अमानत है। पब्लिक ने आपको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चूज किया है, सो दिस इज अ पावर दैट हैज बीन डेलीगेटेड टू यू बाय द पब्लिक, ताकि आप पब्लिक को रिप्रेजेंट कर सकें। सो अगर आप इस पावर को मिस यूज करते हैं अपने प्राइवेट गेन्स के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो इसका मतलब है कि आप करप्शन कर रहे हैं, यू आर इन्वॉल्व इन करप्शन, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करप्शन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करप्शन क्या है। सबसे पहले है हमारे पास एंडेमिक और सिस्टमैटिक करप्शन। इसका क्या मतलब है, ये किस तरह की करप्शन होती है? अच्छा, एक जो मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं या जब भी आप कोई चीज़ रेडी कर रहे हैं, अपना कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ी सी अपनी ये प्रैक्टिस बनाएं, अपना माइंड ओपन रखा करें, और जो हेडिंग है या जो फॉर इंस्टेंस हमने ये नाम देखा सिस्टमैटिक करप्शन, थोड़ा सा अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इसको देखें कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब हो सकता है। आपका आधा कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपको चीज़ें जो हैं वो याद रहेंगी, यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स जब आपकी ये प्रैक्टिस होगी। एंडेमिक और सिस्टमैटिक करप्शन का क्या मतलब होता है? एंडेमिक जो है वो बेसिकली लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है किसी ऐसे डिजीज़ के लिए, किसी ऐसे वबा के लिए जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ठीक है जी। एंडेमिक और सिस्टमैटिक करप्शन का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में इंटीग्रेट हो चुकी हैं आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस, आपका सिस्टम जो है वो इटसेल्फ करप्ट हो चुका है। करप्शन किसी इंडिविजुअल की
आप कह लें कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रही, आपका सिस्टम सपोर्ट कर रहा है करप्शन को। आप कि हम जब अपने इदारों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी पुलिस का इदारा इटसेल्फ करप्ट है। हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे होते कि वो फलाना डीएसपी करप्ट है, या वो फलाना एसपी करप्ट है, या वो आईजी करप्ट है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर इंस्टीट्यूशन। अब उस इंस्टीट्यूशन में शायद कोई एक दो तीन चार अच्छे करप्ट, जो करप्ट ना हो, जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो, ऐसे लोग हों, मगर ओवरऑल जो आपका इंस्टीट्यूशन है, जो आपका पूरा सिस्टम है लॉ एंड ऑर्डर का, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, करप्शन में इन्वॉल्व है। आपने कुछ दिन पहले जो एक ये इंसिडेंट हुआ जिसमें एक मीडिया पर्सनल को और उनकी टीम को वायलेंस का सामना करना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि वो एक सेंसिटिव इदारे के किसी ऑफिशियल की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे व्हाइल ही वाज इन्वॉल्व्ड इन अ प्रैक्टिस, इन एन एक्ट ऑफ करप्शन। ठीक है जी। तो क्या है कि हमारा सिस्टमैटिक करप्शन एग्जिस्ट करती है, हमारा सिस्टम करप्शन को प्रमोट करता है, करप्शन को सपोर्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, जब हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी शायद जब अपनी ये फील्ड चूज़ की होगी कि आपने जीसीएसएस का एग्ज़ाम देना है और आपको सिविल सर्विसेज का पार्ट बनना है, यू माइट हैव listened this sentence from maybe from your friends or maybe from your relatives or even your family members कि इसमें तो वही आगे जा सकता है जो करप्शन करेगा। ठीक है जी। उन्हीं को प्रमोशंस मिलती हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, या उन्हीं को फेवर्स दी जाती हैं। अगर आप उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, अगर आप करप्शन में नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो आपको किसी बड़ी लेस इन्फ्लुएंशियल जगह पे आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, आपको किसी दूर दराज छोटे से कस्बे में भेज दिया जाएगा। ये चीज़ें सुनी होंगी आपने, राइट? क्यों सुनी होंगी? बिकॉज सिस्टमैटिक करप्शन आपके सिस्टम का पार्ट बन चुकी है करप्शन। हम जब अपने पॉलिटिकल एक्टर्स को देखते हैं, अपने ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स को देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में जो खाका बनता है वो यही बनता है कि दीज पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन करप्शन बिकॉज वी आर अनफॉर्चुनेटली फेसिंग द इशू ऑफ सिस्टमैटिक करप्शन। ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या है? स्पोरैडिक और इंडिविजुअल करप्शन। ठीक है जी। ये बिल्कुल ऑपोजिट है टू व्हाट वी स्टडीड इन सिस्टमैटिक करप्शन। इसके अंदर हम कहते हैं कि सिस्टम करप्ट नहीं है, इदारा एज अ होल करप्ट नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल, कोई 1 2 3 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, अदरवाइज द सिस्टम इज फ्री ऑफ करप्शन। ठीक है जी। फिर पॉलिटिकल करप्शन। पॉलिटिकल करप्शन क्या है कि अपनी जो हमारे पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, when they are involved in corrupt practices because of their political power, उनको जो political power दी गई है वो उसको misuse करते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। और पॉलिटिकल करप्शन में आपके जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, दे आल्सो कम इनटू डीलिंग्स विद सम प्राइवेट इंडिविजुअल्स और सम प्राइवेट कॉरपोरेशंस, और फिर ये मिलके एक पब्लिक प्राइवेट जिसको हम कहते हैं ना, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसकी एक नेगेटिव फॉर्म ये भी होती है जिसमें आपके पॉलिटिकल एक्टर्स दे डील विद प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कॉरपोरेशंस, एंड मिलकर वो फिर क्या करते हैं कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं, जो पब्लिक फंड्स होते हैं, उनको अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज करते हैं। फिर हम देखते हैं जी ग्रैंड और हाई लेवल करप्शन। ठीक है, नाम से ही समझ आ रही है कि कोई बड़े लेवल की करप्शन की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें जी हमारे जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं, जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, हाउ दे आर इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस। अब इसके अंदर करप्ट पॉलिसीज भी आ सकती हैं।
करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं होती। करप्शन में आप सिर्फ ब्राइबरी की बात नहीं करते। इफ यू आर मेकिंग सर्टेन पॉलिसीज, अगर आप कुछ ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं which are beneficial or which are serving the interests of certain group of or certain segment of your society, तो इसका मतलब है कि वो पॉलिसी itself करप्ट है ना। ठीक है, समझ में आई ये बात कि आप पॉलिसीज ही इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो किसी एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को फायदा पहुंचाती हैं। इसमें मैं अपने नॉर्मली जब क्लास में हम इस तरह का कोई पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस का टॉपिक करते हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में, तो उसमें भी हम इस चीज़ की बात करते हैं कि पॉलिसीज इटसेल्फ एट टाइम्स करप्ट होती हैं। उसमें मैं एग्जांपल देती हूँ अपनी क्लास में एग्रीकल्चरल पॉलिसी की। जो हमारे मुल्क की एग्रीकल्चरल पॉलिसी है वो सपोर्ट करती है, वो फेवर करती है आपके बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को। हम देखते हैं ना, शुरू से हमने अपने मुल्क में इस चीज को देखा, ऑब्जर्व किया कि एग्रीकल्चर को हम बहुत सब्सिडीज भी प्रोवाइड करते हैं। टैक्सेस की अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एग्रीकल्चर से हम कोई टैक्सेस भी नहीं कलेक्ट करते। हाँ, मिनिमल टैक्सेस होते हैं, ना होने के बराबर, और हम उन्हें सब्सिडाइज रेट पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी देते हैं। ठीक है जी, हम अपने इस सेगमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब क्यों सपोर्ट कर रहे होते हैं? ये पॉलिसी करप्ट कैसे है? ये पॉलिसी ऐसे करप्ट है कि क्योंकि अगर आप अपने पार्लियामेंट के मेंबर्स निकाल लीजिए, उसमें से मैक्सिमम लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जिनका बैकग्राउंड फ्यूडलिज्म के साथ हो, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, राइट। तो क्या चीज इंडिकेट करता है कि इस चीज को इंडिकेट किया जाता है कि ये जो सर्टेन क्लास है, एक इन्फ्लुएंशियल क्लास है, एक इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, वो किस तरह से पॉलिसीज को इस तरह से मोल्ड कर रहे हैं कि उनको फायदा हो। फिर और हमारे पास इसकी क्या मिसाल हो सकती है जी? जियाउल हक की इस्लामाइजेशन की पॉलिसी। जियाउल हक की जब जब ये आपकी रिजीम्स आती हैं ना, तो ये होती हैं इलेजिटिमेट रिजीम्स, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमने शुरू पे ही इस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि जी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो ये जो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं, नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स आती हैं, ये इलेजिटिमेट होती हैं। दे आर नॉट लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स, दे आर नॉट डेमोक्रेसी। तो ये आकर पावर में कुछ ऐसे आप कह लीजिए सहारे ढूंढती हैं जिसके थ्रू ये अपने रूल को लेजिटिमाइज कर सकें। अब वो क्या डिफरेंट जो आपकी मिलिट्री रिजीम्स आई, उनके डिफरेंट उन्होंने टूल्स को एक्सप्लॉइट किया। इसी तरह से जियाउल हक ने रिलीजन को एक्सप्लॉइट किया, राइट। उन्होंने रिलीजन को एज एन एक्सप्लॉइटेटिव टूल इस्तेमाल किया और एक इस्लामाइजेशन की पॉलिसी दी। इसके बाद हम देखते हैं जी भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी। जो भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी, उसने बहुत सारे पब्लिक ऑफिशियल्स को नवाजा। ठीक है जी, इसके साथ साथ भुट्टो ने एक और पॉलिसी भी ली थी। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स आए थे जिसमें आपके जो लेटरल एंट्री है उसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेटरल एंट्री का क्या कॉन्सेप्ट है? दैट आपकी डायरेक्ट इंडक्शन की जाए इनटू ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, आपको डायरेक्टली रिक्रूट किया जाए, आपको वो एक पूरा ड्यू प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। और उसके अंदर 500 प्लस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स की गई कोई 3 सालों में।
तो आपके ख्याल में क्या वो मेरिट के बेस पर की गई होंगी? नो, दे वर ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी. They were on the basis of the promises that our politicians make to their friends, to their families, and to their supporters. ठीक है जी, ताकि उनकी एक लॉयलिस्ट जो पॉपुलेशन है वो रहे, गवर्नमेंट का पार्ट रहे, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट रहे. अच्छा, अब इसी को अगर हम ज्वाइन करें जियाउल हक के साथ, तो ये जो भुट्टो की नेशनल लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, भुट्टो ने जियाउल हक ने आके इस कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट कर दिया. लेकिन उन्होंने इसकी जगह क्या चीज रिप्लेस कर दी जो आज तक एग्जिस्ट करती है, कि आपके मिलिट्री से डायरेक्ट इंडक्शन होती है. आई होप कि आप सब इस चीज से फेमिलियर होंगे. आप लोगों को पता होगा कि ये कोटा सिस्टम एग्जिस्ट करता है. मिलिट्री से डायरेक्ट इंडक्शन होती है हर साल आपके सिविल सर्विसेज में. तो ये क्या है? ये ग्रैंड हाई लेवल करप्शन है जिसमें आप पॉलिसीज इस तरह की डिजाइन कर रहे हैं विच आर करप्ट इन देमसेल्व्स. ठीक है जी, ये चीज समझ में आई है यहाँ तक? फिर पेटी, ब्यूरोक्रेटिक और स्मॉल स्केल करप्शन, ये आपकी वो करप्ट प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जो डेली बेसिस पर आप अपने पब्लिक ऑफिस में कोई छोटी मोटी अमाउंट ऑफ मनी दैट यू टेक एज अ टोकन ऑफ हम कहते हैं कि जी रिश्वत के कॉन्टेक्स्ट में हम पैसे लेते हैं. और इसके अलावा जो हमारी डिफरेंट डेली बेसिस पर कोई आपने किसी अपने दोस्त का, किसी अपनी फैमिली मेम्बर का आपने चालान जो है वो ख़त्म करवा दिया, या आपने उनकी कोई फीस थी, जो कोई फाइन था, कोई चीज़ थी जो आपने उनको माफ़ करवा दी. ये डेली बेसिस पर जो आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं. ठीक है जी. अब हम देखते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ करप्शन. करप्शन की क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं? करप्शन किस तरह से इम्पैक्ट करती है आपकी सोसाइटी को? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये एक विशियस साइकिल बन जाता है. किस तरह से? हम कहते हैं कि जी हमने जो टैक्स कलेक्शन है, हमारी जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं, जो एक्साइज कलेक्शन होती है, उसमें करप्शन होती है. ठीक है जी. हमारी बहुत एक लार्ज चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन जो टैक्सेस नहीं देती, अपने एसेट्स छुपाते हैं. ठीक है जी. कस्टम ड्यूटीज नहीं पे करते. तो इससे क्या होता है? अब हमारी जो गवर्नमेंट है उनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो इन्हीं चीज़ों के थ्रू होती है ना. गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू, मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है टैक्सेस से. तो जब आप अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से ना टैक्स कलेक्शन सही से कर पा रहे हैं, ना कस्टम और एक्साइज कलेक्शन सही से कर पा रहे हैं, उसकी वजह से फिर क्या होता है? और इसके साथ साथ जो आपकी इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, जैसे कि पीआईए है, रेलवेज है, ठीक है, इससे फिर क्या होता है? एक डेफिसिट क्रिएट होता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाती जितना उसका एक्सपेंडिचर होता है. अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से फिर आपको डोनर एजेंसी से लोन्स लेना पड़ते हैं, आपको पैसे लेना पड़ते हैं ऑन डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस. फिर उनके इंटरेस्ट रेट्स भी होते हैं, फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी एसोसिएटेड होती हैं. अब इसकी वजह से क्या होता है जी? आपका जो रीपेमेंट ऑफ डेट है वो बहुत बढ़ जाता है. आपके ऊपर जो कर्जे का बोझ है वो बढ़ता जाता है. फिर इसको आप कैसे कंपनसेट करते हैं? अपनी प्राइसेस ऑफ यूटिलिटीज़ को बढ़ाकर. आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, आपने बिजली के यूनिट महंगे कर दिए, आपने घी की प्राइस महंगी कर दी, आपने जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें थी उनको आपने महंगा कर दिया. राइट? वो बेचारे जो आईफोन, पहले आईफोन लेना एक बड़ा मसला होता था, अब उस पर टैक्स देना उससे ज़्यादा बड़ा मसला हो गया है, क्योंकि एटलीस्ट फ़ोन लेकर आप अगर
कोई 1-2 साल पैसे जोड़ के वो फोन ले भी लेते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास कोई चीज तो होती थी जिसको आप इस्तेमाल करते थे। अब वो जो उस पे एक एडिशनल टैक्स देना पड़ता है, वो तो लोगों के लिए बड़ा ही एक परेशानी का सबब जो है वो बन चुका है। सो ये जो है जी मसाइल, फिर एक जो विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है ड्यू टू करप्शन, उसका ये रिजल्ट होता है कि लोगों की फिर अल्टीमेटली परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब पहले जो आप कह लीजिए कि अगर आपकी लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर हम बात करें, तो अगर आपकी 40% पॉपुलेशन आईफोन खरीदती थी, जो आपके स्मार्टफोन परचेजर्स हैं, लेट्स से उसमें से 40% लोग आईफोन खरीदते थे, लेकिन अब जब उसके ऊपर 70,000 का टैक्स देना होगा, तो वो रेशियो कम हो जाएगी ना। ये तो मैं आपको एक लग्जरी आइटम की बात कर रही हूँ। तो जब हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज की बात करते हैं, जिस इंसान की सैलरी 50,000 है, अब वो कैसे घी भी अफोर्ड करे, वो बिजली के बिल भी अफोर्ड करे, वो अपनी फ्यूल की एक्सपेंसेस भी अफोर्ड करे? नॉट पॉसिबल फॉर हिम, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर एनीवन टू डू दैट। सो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है जी। फिर many years of development efforts are lost। ठीक है जी। अब आपने इतने जो साल डेवलपमेंट की जद में फंड्स इकट्ठे किए कि जी हमने ये दानिश स्कूल्स बनाने हैं, या हमने कोई भी XYZ प्रोजेक्ट, लेकिन अब वो पैसे जो आप इकट्ठे कर रहे हैं वो उस प्रोजेक्ट में तो नहीं लग रहे। वो तो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो वो फंड्स आगे जाने ही नहीं देते। तो ये जो आपके years ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट है, ये वेस्ट हो जाता है। फिर इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स देखिए जी। पार्टी टिकट्स आपकी बिक रही हैं, खरीदी जा रही हैं। ठीक है जी। चाहे वो इंसान मेरिट पर क्वालिफाइड है या नहीं है। फिर वोट खरीदे जाते हैं। लोगों को एक बिरयानी की प्लेट पर आप वोट खरीद लेते हैं। किसी को आप कोई लालच देते हैं, किसी को आप कोई लालच देते हैं। जो आपकी कैंपेन के पैसे थे, आपने वो वोट खरीदने में लगा दिए। तो ये आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो कि हम कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का तो ट्रू एसेंस रहा ही नहीं कोई। राइट। योर डेमोक्रेसी इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर, बिकॉज ये आपके नुमाइंदे नहीं हैं। और जो लोग इनको लेकर आ रहे हैं, वो भी इनको अपने नुमाइंदे के तौर पर नहीं लेकर आ रहे। वो चंद हजार रुपयों के एवज इन लोगों को पब में लेकर आते हैं। सो आपकी जो एक पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो कितना फ्लॉड हो जाता है, वो कितना करप्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस ऑफ करप्शन। ठीक है जी। फिर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जब हमने हमारे सिस्टम में करप्शन है, जब हम एक सिस्टमैटिक करप्शन को फेस कर रहे हैं, तो जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारे जुडिशरी है, ठीक है जी, तो लॉज को तो इन्फोर्स करवा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, अपने एसेट्स को जमा करने में लगे हुए हैं। The other day I was passing by a road, and उस रोड पर हमेशा बहुत ट्रैफिक जाम होता है whenever we pass through that road। तो I was asking my husband कि इस रोड पर ना कोई हमें ट्रैफिक वार्डन कभी नजर आता है, और इस रोड पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहती है, तो what is the reason behind that? And according to him, इस जगह का जो डीएसपी है, वो हर महीने यहाँ जो ये पेट्रोल पंप्स बने हुए हैं, जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और जो ये डिफरेंट यहाँ पर कोई बेकरी है, कोई लेबोरेटरी है, इनसे मंथली लेकर जाते हैं
और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जी यहाँ पर ये गलत पार्किंग नहीं, को रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा गलत पार्किंग हुई होती है। सो लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, राइट? जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो फिर आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी डिस्टर्ब होती है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी डिस्टर्ब होती है। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है? आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग इन योर कंट्री, बिकॉज इन योर कंट्री देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। आपकी कंट्री में तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। सो अब आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है? कॉरपोरेशंस का पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट जनरेशन, राइट? सो वो उन जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कोई श्योरिटी हो। जिस मुल्क में ना करेंसी स्टेबल है, ना पॉलिटिक्स स्टेबल है, ना आपके लॉ एंड ऑर्डर के इदारे स्टेबल हैं, ऐसे मुल्क में जहां टेररिज्म का भी खतरा है, वहां कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा अपनी इतनी बड़ी अमाउंट? सो योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली वो श्रिंक हो जाती है, राइट? अच्छा जी, अब हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पहले तो एक हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है। ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस है करप्शन को हाईलाइट करना और दुनिया को एक करप्शन फ्री वर्ल्ड की तरफ लेकर जाना। दिस वाज फाउंडेड इन बर्लिन इन 1993। ये अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं हर साल, जिसको कहा जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस रिपोर्ट में जो करप्शन का लेवल इवेलुएट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज में, उसके फिर इस रिपोर्ट में उस डेटा के अकॉर्डिंग, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग कंट्रीज को स्कोर्स दिए जाते हैं और फिर उन स्कोर्स की बेसिस पर उनकी रैंकिंग होती है। अच्छा, अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्कोर्स क्या होते हैं? बेसिकली 0 to 100 तक स्कोर्स होते हैं, ठीक है जी। 0 मीन्स द क्लीनेस्ट कंट्री, जिसके अंदर कोई करप्शन नहीं है, एंड 100 इज द हाईएस्ट करप्टेड कंट्री, ठीक है जी। अब ये 0 to 100 के दरमियान आपको स्कोर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर कंट्री। और ये डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एटलीस्ट 3 डेटा सोर्सेज के थ्रू इसको इवेलुएट किया जाता है, जिसमें आपके डिफरेंट रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि IMF, ठीक है जी। इनकी रिपोर्ट्स को भी देखा जाता है। अच्छा, अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में मैंने आपको बताया एक स्कोर है और एक रैंकिंग है। स्कोर इज कि आपके इस डाटा को इवेलुएट करके आपको एक स्कोर दिया जाता है कि जी आप कितने करप्ट हैं। 0 मीन्स के आप लीस्ट करप्ट हैं, 100 मीन्स के आप मोस्ट करप्ट हैं। अब इस स्कोर की बेसिस पर आपको इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज रैंकिंग दी जाती है। ये बात समझ में आई है? ये थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी, सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके। जैसे कि पाकिस्तान का जो रैंक है वो 140 है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, ठीक है जी। ये जो 180 कंट्रीज हैं उसमें से आपकी जो रैंकिंग है दैट इज 140, राइट? और आपका स्कोर कितना है? आपका स्कोर है 28, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि
आपकी ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये जो आपकी रिपोर्ट है, ये क्या मेजर करती है? सबसे पहले तो ब्राइबरी को मेजर किया जाता है कि इस मुल्क में कितनी रिश्वत ली गई। ठीक है जी। फिर डाइवर्जन ऑफ पब्लिक फंड्स, कि जो पब्लिक फंड्स थे, जो फॉर एग्जांपल आपके टैक्सेस थे, जो भी आपके पब्लिक फंड्स थे, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया गया। क्या उनको उन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया गया जिसके लिए वो कलेक्ट किए गए थे। फॉर एग्जांपल हम बजट बनाते हैं, हर साल हमारा बजट आता है, उसमें हम एलोकेट करते हैं ना अपने फंड्स को, अपने रिसोर्सेज को। तो क्या हम जिस तरह से अपने फंड्स को एलोकेट करते हैं उस तरह से स्पेंड भी करते हैं? देन ऑफिशियल्स यूजिंग देयर पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स। जी अदनान, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि दुनिया में 180 से ज़्यादा कंट्रीज हैं। तो ये जो आपकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये 180 कंट्रीज को ही क्यों कंसिडर करती है और बाकी कंट्रीज को कंसिडर क्यों नहीं किया जाता? आई एम ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। बेसिकली हमने पिछली स्लाइड में एक बात की कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है थ्रू डिफरेंट रिप्यूटेबल सोर्सेस। ठीक है जी, डेटा सोर्सेस होते हैं और एटलीस्ट 3 डेटा सोर्सेज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो कोई 3 ऐसे रिलायबल रिप्यूटेबल डेटा सोर्सेज होने चाहिए जिनके थ्रू आपकी ये जो हमने क्या चीज़ें मेजर की जाती हैं सीपीआई में, उनको किस तरह से इवेलुएट किया जाता है, वो एटलीस्ट 3 डेटा सोर्सेज में वो इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। अब जो कंट्रीज इस लिस्ट में नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो करप्शन फ्री कंट्रीज हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। उनका इशू ये है कि उन कंट्रीज के ऊपर सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। जब आपके पास सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं होगा, आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं उनकी करप्शन की क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या नेचर है इन चीज़ों में। ठीक है जी। तो ये जो हमारी एक कंडीशन है कि एटलीस्ट 3 रिप्यूटेबल सोर्सेस में हमें उस मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, जो चीज़ें हमें मेजर करनी है, जो चीज़ें हमें इवैल्यूएट करनी। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट नहीं की जा रही, आपके मुल्क के ऊपर सफिशिएंट डेटा मौजूद नहीं है, तो फिर आपके मुल्क को इस रिपोर्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता। समझ में आई बात? अच्छा जी, इफ स्कोर इज सेम देन हाउ रैंकिंग कैन बी डिफरेंट। हाँ जी, अगर स्कोर सेम है, रैंकिंग डिफरेंट कैसे हो सकती है? बिकॉज स्कोर किया जाता है आपकी ये जो इवैल्यूएट की जाती है ना चीज़ें, उनकी बेसिस पर आपको एक स्कोर दिया जाता है। बट रैंकिंग की जाती है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। ठीक है जी। और इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी मौजूद है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इनका जो ये डेटा कलेक्शन मेथड है या जो टेक्निक है, वो फ्लॉड है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं जी इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, तो हर साल या आफ्टर सम सिग्निफिकेंट ईयर्स हो सकता है कोई हमारी कंट्रीज निकल जाएं उस रिपोर्ट से, कोई नई कंट्रीज ऐड हो जाएं। बट जो आपका ये मेथोडोलॉजी है कि स्कोर आपने करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स दैट यू हैव कलेक्टेड, और रैंकिंग आपने करनी है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, तो उसकी वजह से ये एक थोड़ी सी जो है इसके अंदर आप कह लें कि एक फ्लक्चुएशन आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हम देख रहे थे ऑफिशियल्स यूजिंग देयर पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए, अपने प्राइवेट गेन्स के लिए अपने ऑफिस को, अपनी पावर को यूज करते हैं। एक्सेसिव रेड टेप इन पब्लिक सेक्टर। रेड टेप के कॉन्सेप्ट से आई एम श्योर आप लोग फेमिलियर होंगे कि रेड टेप किसको कहते हैं, जो आपके लेंथी प्रोसीजर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, उनको। ठीक है जी।
तो जितनी ज़्यादा आपका रेड टेप कल्चर होगा, इसका मतलब आपकी जो करप्शन है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही एक्सेसिव होगी। एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू कंटेन करप्शन इन पब्लिक सेक्टर, क्या आपकी गवर्नमेंट की क्या एबिलिटी है, आपकी गवर्नमेंट किस हद तक करप्शन को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले कर रही है। देन नेपोटिस्टिक अपॉइंटमेंट्स इन सिविल सर्विस, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, भुट्टो ने लेटरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट दिया कि अपनी मर्जी से लोगों को डायरेक्ट उनकी इंडक्शन की। फिर इसी तरह से जो हमारे मिलिट्री से लोग आते हैं हमारे सिविल सर्विसेज में, या फिर हमारे जो हायर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर होती है कि वो उनको अपॉइंट कर सकता है। तो ये जो सारी हमारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इवन के जो एग्जामिनेशन के थ्रू भी होती हैं, उसमें भी लूप होल्स हो जाते हैं। तो नेपोटिस्टिक अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं सिविल सर्विसेज में। Then presence of legal provisions that contain corrupt practices, कि आपके मुल्क में ऐसे कौन सी लीगल इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ऐसे कौन से लीगल स्टेप्स लिए जाते हैं जो कि करप्शन को या करप्ट प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं कि जी कोई पब्लिक ऑफिशियल है और वो किसी करप्शन को, अपने इदारे की करप्शन को या किसी और इदारे की किसी करप्शन को हाईलाइट करता है, तो क्या हमारा लॉ उसे कोई प्रोटेक्शन देता है? ठीक है, ये भी एक लीगल प्रोविजन है करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। इसी तरह से हमारे मुल्क में ऐसे कौन से कितने लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन प्रिवेंटिंग द करप्शन। ठीक है जी। फिर लीगल प्रोटेक्शन फॉर पीपल हु रिपोर्ट केसेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन, हम इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन स्टेट कैप्चर बाय नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट। स्टेट कैप्चर क्या होता है? जो हमारी इस साल ये रिपोर्ट आई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें दो चीजें हाईलाइट की गई हैं कि क्या आखिर मसले क्या थे पाकिस्तान में जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग जो है वो 140 पे चली गई। तो उसके अंदर एक चीज जो मेंशन की हुई है वो स्टेट कैप्चर को भी मेंशन किया हुआ है। एक तो दिया हुआ है एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को, और एक स्टेट कैप्चर को। तो स्टेट कैप्चर क्या होता है? इट मींस जब आपके इन्फ्लुएंशियल लोग, ऐसे इंडिविजुअल्स, चाहे वो कोई प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, उनका इतना इन्फ्लुएंस होता है आपके पॉलिटिकल ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल बॉडीज पर कि वो अपनी मर्जी से पॉलिसीज को मोल्ड करवा सकते हैं, वो अपनी मर्जी से पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। मलिक रियाज एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल एक्टर है, एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल है हमारे मुल्क में जिसकी डायरेक्ट एक्सेस है टू गवर्नमेंट एजेंसीज, टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर पॉलिसीज भी रीशेप करवाता है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे हमारे मुल्क में जैसे कि एसोसिएशंस ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये इस तरह की हमारी इन्फ्लुएंशियल बॉडीज हैं, ऐसे इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्टेट को कैप्चर किए हुए हैं, जो कि स्टेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है जी। फिर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक अफेयर्स एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज, कि कितनी लोगों तक, एक आप कह लें कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है, कितनी एक्सेस है हमें अबाउट आवर पब्लिक अफेयर्स एंड अबाउट आवर गवर्नमेंटल एक्टिविटीज। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? हिरा, यस, इंटरेस्ट ग्रुप्स बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा जी, क्या एक्सपेक्टेड इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान को
क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्ट। ठीक है जी। ये जो हमारी रिपोर्ट आई इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी कुछ बता चुकी हूँ कि हमारा जो स्कोर है वो 31 से 28 पर हम आ गए। एंड जो हमारा रैंकिंग है उसमें हम 140 हमारी रैंकिंग हो गई। जो रीजंस हाईलाइट किए गए वो था रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं इसकी, जो हमारे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो नेशनल पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इस रिपोर्ट से बहुत जो है असिस्टेंस लेते हैं एंड दे वांट कि उनकी ये जो सीपीआई रैंकिंग्स हैं वो बेहतर हो सकें ताकि वो अपनी कंट्रीज को प्रमोट कर सकें एट इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में, लेंडिंग डिसीजंस में और इंटरनेशनल ट्रीटमेंट में। कि दुनिया के बाकी मुल्क आपको कैसे देखते हैं। आपने किसी मुल्क का अगर वीजा लगवाना है तो आपको किस नज़र से देखा जाता है। आप दुनिया के किसी अच्छे किसी डेवलप्ड कंट्री के एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां जब उनको पता चलता है कि जी ये पाकिस्तान से आया है तो आपकी कैसे चेकिंग की जाती है, आपको किस तरह से स्क्रूटनाइज किया जाता है, ये आपकी इंटरनेशनल ट्रीटमेंट है। फिर ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पर। नेशनल लेवल पर आपके मुल्क को क्या किस लेंस से देखा जाता है, दैट इज योर इंटरनेशनल ट्रीटमेंट। ठीक है जी। पाकिस्तान के लिए अब क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई विल हाईलाइट वो ये है कि आप लोगों में से सब स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट पता होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया बाय एफएटीएफ। ये भी एक इदारा है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग के साथ एसोसिएटेड है। कि अगर आपकी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर किया जा रहा है तो ये उस चीज़ को इंडिकेट करती है, उस चीज़ को हाईलाइट करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में प्लेस किया और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, कुछ कंडीशंस इम्पोज की। अब वो रिकमेंडेशंस जो उन्होंने दी कि जी पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीगेन इट्स पोजीशन। ठीक है। अब पाकिस्तान की ये जो इवैल्यूएशन एफएटीएफ कर रहा है वो टाइम करीब है और ऐसे टाइम पर आपकी एक और इंटरनेशनल रिप्यूटेबल इदारा एक ऐसी रिपोर्ट दे देता है कि जी आप तो करप्शन में जो है वो मजीद आपने झंडे गाड़ दिए हैं। तो मेंबर कंट्रीज जो हैं एफएटीएफ की, दे माइट वांट टू रीविजिट द कंप्लायंस लेवल। वो हो सकता है वो इस चीज़ को रिक्वायर करें कि दोबारा से जो है इनके कंप्लायंस लेवल को देखा जाए। इसमें रिकमेंडेशन 12 और रिकमेंडेशन 36 जो है वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। रिकमेंडेशन 36 जो है उसमें एफएटीएफ ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अर्जेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है टू बिकम पार्टी टू एंड टू इम्प्लीमेंट वियना कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2003, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कन्वेंशन। ये तमाम जो आपके इंटरनेशनल एक आप कह लें कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो आपके करप्शन से रेलेवेंट, फंडिंग से रेलेवेंट, इस तरह की जो टेररिस्ट फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इस तरह से रेलेवेंट, अर्जेंट बेसिस पर आपको इन कन्वेंशंस का पार्ट बनना है और इनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो अगर एक ऐसी रिपोर्ट आ गई है जो कि इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है कि करप्शन में ये मुल्क जो है वो मज़ीद इनकी रैंकिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एफएटीएफ मेंबर कंट्रीज माइट वांट टू रीविजिट द कंप्लायंस लेवल। ये एक सबसे मेजर इम्प्लीकेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की।
फिर इन्वेस्टमेंट्स माइट श्रिंक एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपोर्ट। ठीक है जी, आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इवन कि आपके जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, अपने लोकल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी शायद हिचकिचाएं इन्वेस्ट करने से। आपको याद होगा जब हमारे मुल्क में टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो गया और लोड शेडिंग का मसला बहुत बढ़ गया और हमारे मुल्क की कंडीशन बहुत अनस्टेबल हो गई, तो हमारे अपने बहुत सारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत सारे लोकल इन्वेस्टर्स, दे मूव्ड देयर बिजनेसेस टू बांग्लादेश एंड टू अदर वेरियस कंट्रीज। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी अपनी मुल्क की जो इकोनॉमी है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। फिर इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान